नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आदित्य मेरे साथ है आज। तो आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिसका नाम है गैलेक्सी बेयरिंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम करंटली चल रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी कैपिटल गुड्स, ये जो सेक्टर है, इसमें काफ़ी अलग अलग जो वीडियोज़ है वो मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि BW इंजीनियरिंग हो गया, किल्बन इंजीनियरिंग हो गया, एलिकॉन इंजीनियरिंग हो गया, उषा मार्टिन हो गया। ऐसे बहुत सारे जो वीडियोज़ है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के बारे में ये चैनल पे काफ़ी डिटेल में मैंने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर की है, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स हो गया, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी है, बैंकिंग है, FMCG के कुछ जो कंपनीज है उनको भी मैंने स्टडी किया है, एंड आई हैव शेयर द डिटेल वीडियोज़ विथ यू। तो यदि आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो जरूर ये वीडियोज़ को देख लीजिए, एंड चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गैलेक्सी बेयरिंग इज बेसिकली अ बेयरिंग मैन्युफैक्चरर। तो ये वीडियो हम जानेंगे कि बेयरिंग जो इंडस्ट्री है उसका कंप्लीट वैल्यू चेन क्या है, गैलेक्सी बेयरिंग कौन कौन से टाइप्स की जो बेयरिंग्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो कैसे शुरू हुई थी, उनके फाइनेंशियल्स कैसे है, उन्होंने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया है, आगे जाके कंपनी के कैपेक्स के क्या प्लान्स है। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद ये कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी कैसे शुरू हुई थी, कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और आगे जाके हम ये इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझेंगे और अलग अलग प्लेयर्स क्या कैपेक्स कर रहे हैं, और करंटली ये जो होल सेक्टर है वो क्यों टेलविंड्स में है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, सो कंपनी शुरू हुई थी 1993 में बाय द लेट मिस्टर विनोद भाई कंसागरा। ये जो कंपनी है बेयरिंग्स बनाती है विच फाइंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड दे आर सोल्ड इन बोथ द इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स का एक स्प्लिट देख सकते हो। तो द कंपनी हैज़ मोस्टली बीन अ एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनी और इनके की एक्सपोर्ट मार्केट्स आर जर्मनी, इटली, टर्की, यूएई एंड द यूएस। कंपनी की करंटली बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज 21 lakhs बेयरिंग्स पर एनम एंड इनकी फैसिलिटी राजकोट में लोकेटेड है। तो गैलेक्सी बेयरिंग्स के स्पेसिफिक जाने से पहले मैं पहले आपको एक ब्रॉड इंडस्ट्री का ओवरव्यू देता हूँ, एक आउटलाइन दे देता हूँ, देन विल गो स्पेसिफिक टू गैलेक्सी बेयरिंग्स। तो ये जो बेयरिंग्स इंडस्ट्री है ग्लोबली $105 बिलियन की इंडस्ट्री है। एंड ये ग्लोबल इंडस्ट्री में बेयरिंग्स के क्या टाइप्स होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली बॉल बेयरिंग्स है, रोलर बेयरिंग्स एंड बेयरिंग यूनिट्स एंड अदर से उनका रिस्पेक्टिव स्प्लिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रोलर बेयरिंग्स आर देन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग्स एंड नीडल रोलर बेयरिंग्स। तो एक एक करके ये बेयरिंग्स के क्या एप्लीकेशन है, फंक्शनलिटी क्या है, वो देख लेते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि ये चार बेयरिंग्स की क्या एप्लीकेशन है, क्या फंक्शनलिटी है, कौन कौन डोमिनेंट प्लेयर्स है इसमें। तो बेसिकली टेपर्ड, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, इसमें शैफलर डोमिनेट करता है। शैफलर इज अ जर्मन कंपनी। एंड नीडल रोलर बेयरिंग्स में एनआरबी बेयरिंग्स डोमिनेट करता है एंड दे फेस कंपटीशन फ्रॉम एसकेएफ इंडिया। सो दिस इज द रोलर बेयरिंग क्लासिफिकेशन। अब आते हैं बेयरिंग्स के एप्लीकेशन पे। तो ग्लोबली आप इस चार्ट में देख सकते हो कि मेजॉरिटी जो एप्लीकेशन है इट इज ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। Right. बाकी के फिर जो एप्लीकेशन है उनका स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ग्लोबली कौन कौन प्लेयर्स कॉम्पीट करते हैं इस मार्केट में वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मोस्टली इट इज शैफलर, JTXT, NTN, एसकेएफ। तो मोस्टली इट इज जर्मन, यूएस एंड जापान। तो ये तीन कंट्रीज के बेस्ट प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट में। अब इंडियन मार्केट में भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये टॉप 5 प्लेयर्स जो है फॉरेन प्लेयर्स, दे डोमिनेट 80% ऑफ द इंडियन मार्केट। तो दैट्स व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो करेंटली इन द बेयरिंग्स इंडस्ट्री। तो ये बेयरिंग्स में क्या क्या कंपोनेंट्स जाते हैं वो आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक आउटर एंड इनर रिंग है, एक रोलिंग एलिमेंट्स है, रोलिंग एलिमेंट्स आर माउंटेड ऑन अ केज, फिर सील्स है जो कंटेमिनेंट्स प्रिवेंट करने में हेल्प करते। तो एक एक करके इनका फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं इस टेबल में। तो रिंग्स को रेसेस भी बोलते हैं, तो दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी। तो दीज रिंग्स में द आउटर रिंग इज द स्टेशनरी एलिमेंट एंड द इनर रिंग इज द रोटेटिंग एलिमेंट। इनके जो रिस्पेक्टिव प्लेयर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रिंग्स में रोलेक्स रिंग्स इज द लिस्टेड प्लेयर, बाकी प्लेयर्स मोस्टली अनलिस्टेड है। रोलिंग एलिमेंट्स में बेसिकली दे हेल्प द बेयरिंग टू रोटेट विथ मिनिमम फ्रिक्शन। तो बेयरिंग नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। Right.
उसकी वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और वेयर एंड टेयर भी जल्दी हो जाएगा। एंड वो जो अंदर का रोलिंग एलिमेंट है उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग बेरिंग्स का नाम आता है। रोलर बेरिंग होता है या टेपर्ड रोलर बेरिंग है या बाकी जो टाइप्स है, इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय कि वो कौन सा शेप का रोलिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर बेरिंग का नाम आता है। तो इसके काफी अलग अलग टाइप्स है जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। एंड नाउ आप ये जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो, अलग अलग प्लेयर्स यहाँ पर अलग अलग जो बेरिंग्स का कॉम्पोनेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड जो कंप्लीट वैल्यू चेन है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो केजेस के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो जो एक केजेस का एलिमेंट है, दे टेक द लॉन्गेस्ट लीड टाइम टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, एंड ये काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होता है। दे हेल्प द रोलिंग एलिमेंट्स टू गेट अ फुटिंग, मतलब वो रोलिंग एलिमेंट्स केज पे माउंट होते हैं। राइट। तो बेरिंग इंडस्ट्री का एज अ होल वैल्यू चेन समझ लेते हैं अभी। तो ये बेरिंग्स बनाने में रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर स्टील, पॉलीमर एंड ब्रास। फिर ये रॉ मटेरियल से पहले कंपोनेंट्स बनते हैं। तो सम ऑफ द कंपोनेंट्स जो मैंने कवर किए थे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिंग्स है, रोलिंग एलिमेंट्स है, सील्स है, केजेस है। तो इन सब के कंपोनेंट के रिस्पेक्टिव क्या क्या प्लेयर्स है वो मैंने पिछले इसमें कवर कर लिए थे। तो हर्षा इंजीनियरिंग केजेस बनाता है, रोलेक्स रिंग्स बनाता है। तो दीज आर द टू मेन प्लेयर्स। फिर आते हैं बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स पे। तो बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स आर अगेन Schaeffler, SKF, Timken, then Galaxy, NRB. These are some of the bearing manufacturers. And finally bearing manufacturers से वो bearing सप्लाई होता है OEM क्लाइंट को। तो अभी पहले क्या होता था कि जो bearing manufacturers थे ये components भी पहले in-house मैन्युफैक्चर करते थे। तो now to focus on their core business of manufacturing bearings, they have started to outsource the manufacturing of components to other players. Right. इसी वजह से हर्षा इंजीनियरिंग एंड रोलेक्स रिंग्स का आप कौन कौन देखोगे तो उनको एक बेनिफिट मिल रहा है इसकी वजह से। राइट। और जब भी आपको कंप्लीट इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये अलग अलग जो प्लेयर्स है उनको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जांपल गैलेक्सी बेरिंग्स के केस में वहाँ पे कोई कॉन्कॉल्स नहीं है, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एज अ बेरिंग इंडस्ट्री इन मच डीपर वे, तो आप जो अलग अलग बाकी लिस्टेड कंपनीज है, टिमकेन हो गया, एसकेएफ हो गया या एनआरबी हो गया या बाकी जो भी प्लेयर्स है उनके कॉन्कॉल्स आप रीड कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। आप जो एजीएम्स है, आजकल तो एजीएम्स के रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं यूट्यूब पर, तो दैट आल्सो यू कैन गो एंड चेक। एनुअल रिपोर्ट्स आप सारे प्लेयर्स के चेक कर सकते हो। तो एक कंपनी को आपको सपोज कोई सेक्टर में स्टडी करना है, सो एक्चुअली यू शुड स्टडी होल सेक्टर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर और दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो ये केस में जो फाइनल बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स है उनको तो स्टडी करना ही है, बट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वैल्यू चेन और इकोसिस्टम यू शुड स्टडी रोलेक्स रिंग्स या जो हर्षा इंजीनियरिंग जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, क्योंकि ये केस में भी दे आर आल्सो डूइंग द कैपेक्स। तो आपको समझ जाएगा कि ये जो कैपेक्स है उसका रीजन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम इंडिया में आप देखोगे तो इट इज डूइंग वेरी वेल। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेबर का कॉस्ट कम है। और ये जो जनरल चीज़ें हैं वो सब इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली सिमिलर ही है। मैंने एक केमिकल इंडस्ट्री के वीडियो में भी बताया था कि जो लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया का लेबर कॉस्ट है जो चाइना का लेबर कॉस्ट है, इसमें लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस आ गया है। इंडिया का लेबर कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है, तो सो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स चाइना का लेबर कॉस्ट जो है वो लगभग 300 to 400 हो गया है। और इसीलिए यहाँ पर ग्लोबल जो कंपनीज है वो दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। एप्पल का भी आप देखोगे तो दे आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। टेस्ला ने भी अनाउंसमेंट्स किया है। तो जो ग्लोबल कंपनीज है स्लोली दोज एमएनसी कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया। इंडिया में एक पॉलिटिकल एक अच्छा स्टेबिलिटी भी है, एंड ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेशनरी टाइम ऑल ओवर द ग्लोब इंडिया हैज परफॉर्म वेरी वेरी वेल। एंड मुझे लगता है कि दिस विल ओपन अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल डू वेल। कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज है विच एक्चुअली प्रोवाइड्स द इक्विपमेंट फॉर द डिफरेंट कैपेक्स विच आर गोइंग ऑन प्राइवेट कैपेक्स या जो गवर्नमेंट कैपेक्स का है, तो ये कंपनीज ऑल्सो कैन डू वेल। तो बेसिकली इन्वेस्टर शुड लुक फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज जहां पर अब तक री रेटिंग नहीं हुआ है, प्रोवाइडेड दैट जो कंपनी है वो नीश कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, ज्यादा उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में टेलविंड्स आ गए हैं एंड वैल्यूएशन अच्छे। तो ऐसे ही काफी अलग अलग कंपनीज का एक जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो सारे वीडियोस है आप देख सकते हो। माइक्रो कैप क्लब में भी मैंने काफी अलग अलग जो कंपनीज है बेसिकली जिसमें करंटली टेलविंड्स है या नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए ग्रोथ का अच्छा विजिबिलिटी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कंपनीज है दे आर नॉट वाइडली डिस्कस्ड। जो कंपनी डिस्कस्ड है, जो कंपनी सब इन्वेस्टर्स को पता है, तो वो कंपनीज आपको एक अच्छे रेट में या अच्छे वैल्यूएशंस पे नहीं मिल सकती।
सो इन्वेस्टर शुड डिग डीपर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कंपनीज जिनके बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सेम इज द केस विद द गैलेक्सी बेयरिंग्स क्योंकि कॉन कॉल्स अवेलेबल नहीं है. सो वॉट एवर इज अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेयरिंग सेक्टर आपको ये वीडियो में काफी डिटेल में हम अंडरस्टैंड करने का या समझाने का ट्राई करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू आदित्य विद द इंडस्ट्री डिटेल्स. तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के लिए वो देख लेते हैं. तो राइट नाउ इंडिया में वंदे भारत ट्रेन्स चल रही है एंड एडिशनल 400 वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च करने का प्लान है बाय द इंडियन गवर्नमेंट. फिर मेट्रोज का भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो तो काफ़ी सारी सिटीज़ में मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. देन इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू ऐड 90,000 वैगन्स इन द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर. फिर ईवीज़ में भी करंटली पेनेट्रेशन चल रहा है, मतलब ईवीज़ का पेनेट्रेशन बढ़ सकता है आगे. तो इसमें दो चीज़ें होंगी. एक तो जो बेयरिंग्स का वॉल्यूम है वो घटेगा, मतलब एक आइस व्हीकल में जितने बेयरिंग्स यूज होते हैं उसका 40% कम एक ईवी में जाता है. बट यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ईवीज जो बेयरिंग्स ईवीज में जाएंगे दे विल बी प्राइस्ड एट अ प्रीमियम वर्सेस दोज यूज्ड इन आइस व्हीकल्स. तो एक तरह से वैल्यू वाइज एक इंक्रीज हो जाएगा विच विल मोस्टली ऑफसेट द वॉल्यूम डिक्रीज. एंड फिफ्थ इज जो विंडमिल्स पर से है, तो विंडमिल्स का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसको आगे जाके बढ़ाने का प्लान है बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट नाउ ऑलमोस्ट 36 गीगावाट इंस्टॉल्ड है एंड दे प्लान टू टेक इट टू 60 गीगावाट्स. एंड विंड पावर टैरिफ्स भी ओवर टाइम घटे विच इज अगेन विल बी अ पुश फॉर द सेटिंग अप मोर विंडमिल्स. तो डिफरेंट अलग अलग आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रिगर्स है एंड देन यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट दिस प्रॉक्सी कंपनीज. तो ये कैसा है कि हम डायरेक्टली इंफ्रा जो थीम है उस पर बेट नहीं कर रहे, कोई इंफ्रा कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इट्स नेचर जनरली वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रहता है. वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रेस रहता है. गवर्नमेंट से जनरली उनको टाइम पर जो फंडिंग है वो नहीं आता है. तो इसके वजह से रोड कंस्ट्रक्शन या जो रोड बिल्डर्स है या इंफ्रा में डायरेक्टली जो बिड करते हैं एंड देन दे एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, तो इसमें मुझे लगता है कि दे आर क्वाइट रिस्कियर प्लेस. इसके अलावा आप गैलेक्सी बेयरिंग्स हो गया या एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया या अनूप इंजीनियरिंग जैसे जो कंपनीज है उसको मैंने पहले कवर किया है, वी हैव इन्वेस्टेड ऑल्सो. तो इसमें आप देखोगे तो दे आर मच सेफर प्लेयर्स क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल बेटर होता है, बैलेंस शीट इतना स्ट्रेस नहीं होता है. एंड प्रॉक्सीज आई फील इन माई ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आर ऑलवेज मच बेटर इंडस्ट्रीज compared to betting on the final industry. जैसे कि VW इंजीनियरिंग में भी I have covered that business in detail. तो instead of betting on the final industry like chemical या pharmaceutical, you can bet on the process equipment manufacturer like VW या बाकी भी आप देखोगे तो अलग अलग प्रॉक्सीज है ये इंडस्ट्री में. तो जनरली प्रॉक्सीज वर्क्स वेरी वेल कंपेयर टू बेटिंग ऑन द एंड इंडस्ट्री. आपकी रिस्क भी काफी कम हो जाती है एंड इफ यू इन्वेस्ट एट द राइट वैल्यूएशन देन आई थिंक द गुड रिवॉर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, सो ये बेयरिंग्स जो है उनकी एक यूजेबल लाइफ इज 20,000 आवर्स टू 40,000 आवर्स. तो ईयर्स में ट्रांसलेट करोगे तो 2 से 5 साल का एक यूजेबल लाइफ रहता है. एंड 2 से 5 साल में या तो बेयरिंग्स रिप्लेस करनी होती है या रिफर्बिश करनी होती है. तो रिप्लेसमेंट वर्सेस रिफर्बिशमेंट में क्या कंपैरिजन है आप इस चार्ट में देख सकते हो. तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल ऑन बेसिस ऑफ रिसोर्स, एनर्जी एंड वेस्ट, रिफर्बिशमेंट gives better savings as compared to installing a new bearing completely. तो ये इंडस्ट्री में वैसे दोनों चलते हैं. जो क्लाइंट्स है वो या तो नया बेयरिंग ले लेते हैं या तो उसी बेयरिंग को रिफर्बिश करके यूज करते हैं. दोनों ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में. तो अब आते हैं स्पेसिफिक टू गैलेक्सी बेयरिंग्स. तो गैलेक्सी बेयरिंग्स क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इट इज टेपर्ड रोलर बेयरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग एंड व्हील हब बेयरिंग. तो ये जो बेयरिंग्स है दे सप्लाई टू क्लाइंट्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, L&T, स्वराज एंड आइशर मोटर्स. जो क्लाइंट्स है इनका एक एंड यूज इंडस्ट्री का स्प्लिट देख लेते हैं. तो आप इस चार्ट में देख सकते हो कि 60% ऑटोमोटिव से आया है एंड 10% इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. बाकी दोनों का भी आप यहाँ पे देख सकते हो. तो मोस्टली मैंने पहले कवर किया था कि सारे ऑटोमोटिव क्लाइंट्स है. तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ऑटो ही मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा कंपनी के लिए. तो गैलेक्सी का मॉडल कैसे काम करता है एक शॉर्ट में समझा देता हूँ. तो गैलेक्सी जो बेयरिंग्स बनाती है वो पहले अपने क्लाइंट को बेचती है एंड फिर क्लाइंट अपने ब्रांड नेम के अंडर उनके फाइनल इक्विपमेंट में यूज करता है. तो दिस इज देयर सप्लाई मॉडल. एंड जब क्लाइंट उनके पास रिप्लेसमेंट करने के लिए आता है तब जो वो बेयरिंग देते हैं तो गैलेक्सी उसको अपने ब्रांड नेम के अंदर बेचता है. तो दीज आर द 2 मॉडल्स विच दे फॉलो. तो एक केपेक्स प्लान दोबारा करता हूँ. केपेक्स प्लान
बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, गैलेक्सी बेयरिंग्स क्या कर रहा है वो मैं कवर कर लेता हूँ। तो बाकी प्लेयर्स क्या केपेक्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एनआरबी बेयरिंग्स हैज प्लान्ड अ capex of 200 crores over the next 4 years. Schaeffler has planned a capex of 1500 crores over the next 3 years. Timken has planned a capex of 600 crores over the next 2 years. राइट तो Schaeffler एंड Timken मैं आपको एक यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बेयरिंग्स के अलावा भी वो लोग बाकी प्रोडक्ट्स राइट बनाते हैं। राइट काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं उनके, राइट। तो 1500 करोड़ में से कुछ पार्ट बेयरिंग में जाएगा, बाकी कुछ इसमें जाएगा। सिमिलर केसेस फॉर टिमकेन, पूरा 1500 बेयरिंग में नहीं जाएगा। तो नाउ लेट्स कम स्पेसिफिक टू गैलेक्सी बेयरिंग्स। तो गैलेक्सी बेयरिंग्स ने ओवरऑल 35 करोड़ का केपेक्स प्लान किया जो 3 जगहों पे जाएगा। पहले तो उनका बेयरिंग्स का कैपेसिटी बढ़ाने में, जो 21 lakhs है, इट विल गो टू 96 lakhs बेयरिंग्स पर एनम। सेकेंड इज टू अपग्रेड दर प्लांट एंड मशीनरी, एंड थर्ड इज टूवर्ड्स इनोवेशन एंड R&D। तो मैंने आपको ग्रोथ ड्राइवर्स बताए थे कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, एंड आप जनरल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो दिस एक्सप्लेन्स वन रीज़न कि गैलेक्सी बेयरिंग्स ने अभी ही केपेक्स क्यों अनाउंस किया, इतने टाइम में उन्होंने कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई। तो अब आते हैं उनके फाइनेंशियल्स पे। तो फाइनेंशियल्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़े एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी मोर और लेस उन्होंने मेंटेन रखी है। तो ये बेयरिंग्स में मोस्टली जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एक प्राइस पास थ्रू का कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है। तो ये प्राइस पास थ्रू का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से गैलेक्सी इज मोस्टली एबल टू मेंटेन देयर EBITDA मार्जिन्स। वन थिंग विच इज कमेंडेबल अबाउट गैलेक्सी हियर इज दैट वर्सेस द अदर बिगर प्लेयर्स दे हैव आल्सो गिवन अ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मार्केट कैप के हिसाब से 500 करोड़ की कंपनी अगर आप देखते हो तो दिस इज वन थिंग विच इज कमेंडेबल अबाउट द कंपनी। तो अब आते हैं उनके रिस्क पे। तो मेनली 2 रिस्क है, एक फॉल्टी एग्जीक्यूशन का एंड एक फॉरेक्स रिस्क है। तो बेयरिंग्स मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एप्लीकेशन के एलिमेंट से होता है। तो ये बेयरिंग्स के क्वालिटी में ज़रा भी ऊपर नीचे होता है तो इक्विपमेंट माल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड आगे जाके इनको ऑर्डर्स मिलने में दिक्कत आ सकती है। एंड सेकेंड इज फॉरेक्स रिस्क। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट फोकस कंपनी है, मेजॉरिटी एक्सपोर्ट से ही आया है, तो वो एक फॉरेक्स रिस्क दे फेस। So these are mostly the risk faced by the company. तो यदि हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करेंगे ये कंपनी का, तो आई थिंक 2 things which they have done very well। एक तो मार्जिन जो है वो कंपनी ने काफी स्टेबल रखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मार्जिन्स में उनके बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं है। दैट मीन्स दे हैव सम प्राइसिंग पावर फॉर देयर प्रोडक्ट्स। दैट इज द वन कंक्लूजन। सेकेंड थिंग, जो वर्किंग कैपिटल है दैट ऑल्सो दे हैव डिसेंटली मैनेज। तो यदि आप डेट देखोगे तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट भी नहीं है। एंड एक्चुअली जो बेयरिंग्स का सेगमेंट है या सेक्टर है, इट इज एक्चुअली अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। शॉर्ट टर्म में डेट होना चाहिए था कंपनी में, विच इज नॉट मच इन दिस केस। तो दिस एक्चुअली शोज कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर अच्छा एग्जीक्यूशन किया है। इंटरनल अप्रूवल से ही उन्होंने, आप देखोगे तो बेसिकली काफी उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो मैनेज किया है। एंड अभी जो 35 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जो कंपनी है वो डेट नहीं ले रही है। तो दीज आर द माय अंडरस्टैंडिंग फॉर द गैलेक्सी बेयरिंग। ऐसे ही हम अलग अलग कंपनीज के बारे में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल कीप शेयरिंग विथ यू। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे भी जरूर लाइक कर दीजिए। और यदि आपने माइक्रोकैप क्लब को यहाँ पर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। माइक्रोकैप क्लब में हम अलग अलग रिपोर्ट शेयर करते हैं। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम होस्ट करते हैं, जिसमें वो मैनेजमेंट्स उनके बिजनेसेस के बारे में डिटेल में उनका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट दे शेयर विद आवर क्लब मेंबर्स। माइक्रोकैप क्लब कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स या कोई एक एडवाइजरी सर्विस नहीं है। ये एक बेसिकली रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अलग अलग स्टॉक के बारे में अलग अलग जो रिसर्च है दैट वी शेयर। एंड जो ईच मेंबर है वो उनका इंडिपेंडेंट रिसर्च करके देन दे डिसाइड कि कौन से कंपनी में कभी बाय करना है, कभी सेल करना है, क्या अलोकेट करना है। वी डोंट शेयर। हम यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते। दैट शुड बी वेरी क्लियर बिफोर यू ज्वाइनिंग द क्लब। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, काफ़ी डिटेल्स अवेलेबल है। एंड काफ़ी इन डेप्थ वीडियो अलग अलग कंपनीज सेक्टर्स के बारे में भी मैंने माइक्रोकैप क्लब में भी शेयर किए हैं। तो जरूर ऐसे जो वीडियोज़ है वो आप देखते रहिए। तो वैल्यू एजुकेटर चैनल पे मैंने अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, जरूर आप वो सारे अलग अलग वीडियोस को देख सकते हो। मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो कंप्लीट देखिए और इनको आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।